यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी लेकर के आए हैं। देखिए, जितनी भी टिप्पणी हम बताएंगे इन सभी टिप्पणी में से बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा, इसी में से आ जाएगा। कि पहली टिप्पणी है असंग जनन किसे कहते हैं। असंग जनन को एपोमिक्सिस कहा जाता है। एपोमिक्सिस कहते हैं असंग जनन को। और आपको बता दें ये होता क्या है, जब पौधा जैसे है उस पौधे में, उस पौधे के लाइफ साइकिल में या जीवन चक्र में युग्मक संलयन ना हो, युग्मक संलयन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, युग्मक संलयन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, फिर भी नया पौधा बन जाए, नया पौधा बन जाए, तो उसे ही क्या कहा जाता है, असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। मतलब युग्मक संलयन ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो और फिर भी नया पौधा बन जा रहा है, तो इसी क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि सामान्य प्रक्रिया के बिना, सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करना, बीज पैदा करने की तकनीक असंग जनन कहलाती है। सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की जो तकनीक होती है उसे ही असंग जनन कहा जाता है। अब सामान्य प्रक्रिया कौन सी है, तो जब निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद फल और बीज बनते हैं, वो सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि युग्मक संलयन ना हो, यानी निषेचन ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, फिर भी नया पौधा बन जाए, तो उसे असंग जनन कहा जाता है। फिर अगला है अपरा। अपरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी भी गई है। असंग जनन भी कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपरा को प्लेसेंटा भी कहा जाता है। अपरा को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा भी कहते हैं। अब इसमें जो ब्लास्टुला अवस्था होती है, ये देखिए यहां से एकदम स्पष्ट रूप से हम दिखा देते हैं, इस तरह से यहाँ भोड़ी घुंडी होती है। तो ये जो ब्लास्टुला अवस्था होती है गर्भाशय की दीवार में जब रोपित होती है, जैसे ये गर्भाशय है, तो ये ब्लास्टुला अवस्था यहाँ गर्भाशय की दीवार में जब रोपित होती है तो इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, एक लेयर, एक सतह बन जाती है, जिसे कोरियन कहा जाता है। कोरियन कहते हैं उस लेयर को, क्या कहा जाता है, कोरियन, या हिंदी में जरायु कहा जाता है, जरायु। और इस कोरियन में, ये जो कोरियन बनती है, इस कोरियन में असंख्य उंगली जैसी रचनाएं बन जाती हैं, उंगली सदृश रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें जरायु अंकुर कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, जरायु अंकुर कहा जाता है। और आपको बता दें, बिल्कुल इसी तरह से माता का जो गर्भाशय होता उसमें भी इसी में धंसने वाले अंकुर बन जाते हैं। अब ये अंकुर जो माता के गर्भाशय वाले अंकुर हैं और ये जो जरायु वाले अंकुर हैं, ये एक दूसरे से जहां पर जुड़ते हैं उसे ही पूरे को क्या कहा जाता है, अपरा कहा जाता है या प्लेसेंटा कहा जाता है। तो पूरी डिटेल के लिए आप मेरे चैनल से जाकर के वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपरा पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप डालिएगा अपरा या प्लेसेंटा और फिर बायोलॉजी साइंस इसके डाल करके सर्च करिए, तुरंत आ जाएगा वीडियो। असंग जनन का भी पड़ा हुआ है, चित्र सहित मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। फिर अगली इंपॉर्टेंट टिप्पणी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, देखिए किसी तरल माध्यम में, किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति या स्थानांतरण कह लो, गति या स्थानांतरण भी आप कह सकते हो, स्थानांतरण को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति या फिर स्थानांतरण को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहा जाता है, या संचालन भी आप कह सकते हो, वैद्युत कण संचलन। और जेल क्यों लगा है, क्योंकि इसमें एगारोज जेल का प्रयोग किया जाता है, एगारोज जेल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस पे इसके आगे जेल लगा हुआ है। क्योंकि अगर ये जेल नहीं होगा तो जो डीएनए के कण होते हैं वो आगे खिसकेंगे नहीं, उस पर चल नहीं पाएंगे। मतलब ये हुआ कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा वांछित
वांछित जीन वाले डीएनए खंडों को अलग अलग किया जाता है, साइज के अनुसार उनको अलग अलग करते हैं। ये इस तरीके की मशीन होती है, यहाँ पर वेल्स बनी होती हैं, कुआं जैसी बनी होती हैं, इसमें सैंपल डाल देते हैं और फिर चार्ज यहाँ से विद्युत को ऑन किया जाता है। इस तरह से ये छोटे बड़े साइज में स्थापित हो जाते हैं। तो अगर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है या आएगा ही आएगा कह लीजिए। फिर अगली टिप्पणी है जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, उसमें कोई जीन यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है या प्रभावित है, खराब है, तो उस जीन को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर दूसरा जीन प्रविष्ट कर दिया जाता है। इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति में कोई एक जीन त्रुटिपूर्ण है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, खराब है या बीमारी पैदा कर सकता है, तो उस जीन को हटा करके उसकी जगह पर कोई अच्छा जीन, क्रियाशील जीन प्रविष्ट कराना डालना ही जीन चिकित्सा कहलाती है। फिर अगली टिप्पणी है टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये ऐसी स्त्रियां होती हैं, ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 की जगह पर केवल 1 बचता है, X0 बचता है। भाई X स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक X तो बचा है लेकिन दूसरे X की जगह पर 0, कोई नहीं, कुछ नहीं बचता, 0 हो जाता है, और इसीलिए इनमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, 45। और ऐसी स्त्रियां नपुंसक होती हैं या बांझ स्त्रियां होती हैं। तो इस पर फुल वीडियो देखने के लिए चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। और अभी डाउन सिंड्रोम भी आपको समझाएंगे, उस पर भी टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। फिर अगली टिप्पणी है ड्रग्स एंड एल्कोहल। ड्रग्स एंड एल्कोहल पर अगर टिप्पणी लिखने को आती है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाली। देखिए ड्रग्स एंड एल्कोहल, आजकल जो नवयुवक होते हैं, नवयुवक में इनका अधिक प्रयोग हो रहा है, नवयुवकों में। और क्यों अधिक प्रयोग हो रहा है? हो सकता है उनको उचित शिक्षा न मिली हो, उचित शिक्षा ना मिलने के कारण, या नौकरी ना मिलने के कारण, या सही से उनका मार्गदर्शन ना किया गया हो, इसलिए उनकी आदत पड़ गई है, उन पर कुप्रभाव पड़ा हुआ है। इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। अगली टिप्पणी है आणविक कैंची या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, कुछ ना कुछ आता ही आता है। ये जो आणविक कैंची है, ये डीएनए को खंडों में तोड़ती है या विशेष स्थानों से कट लगाती है, डीएनए में विशेष स्थानों से कट लगाती है आणविक कैंची। तो इस पर फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट पर भी कई बार टिप्पणी आई है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी इनमें से टिप्पणियां ऐसी हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आएंगी ही आएंगी। तो हॉट स्पॉट क्या होते हैं? संसार के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जीव जातियों की संख्या अधिक पाई जाती है, जीव जातियों की संख्या अधिक पाई जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीव जातियों की संख्या बहुत अधिक है, और इन क्षेत्रों को जहां पर जीव जातियों की संख्या बहुत अधिक है उन्हें मेगा डाइवर्सिटी जोन कहा जाता है, मेगा डाइवर्सिटी जोन कहा जाता है। अब हॉटस्पॉट की परिभाषा फिर क्या होगी? तो मेगा डाइवर्सिटी वाले वह जोन, मेगा डाइवर्सिटी वाले वह क्षेत्र जहां जंतुओं व पादपों की जातियां बहुत अधिक संख्या में पाई जाती, जातियां बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो वहां पर कुछ मानवीय क्रियाकलापों का विनाश हो रहा है, तो उसको संरक्षण की आवश्यकता है, संरक्षण देने की जरूरत है। इसीलिए हॉट स्पॉट वहां पर बनाए गए हैं ताकि उनका संरक्षण हो सके। इस पर पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जाकर के आप देख सकते हैं, फुल वीडियो अपलोडेड है। फिर अगला है टीकाकरण। क्या है टीकाकरण? तो कोई रोग है, किसी रोग के जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु क्या है? जो रोग पैदा करते हैं, जैसे वायरस है, विषाणु है, जीवाणु है, क्या है? ये रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब क्या है? रोगाणु है। तो रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचाया जाता है, शरीर में पहुंचा देते हैं। किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या उनको प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचाते हैं, इसे वैक्सीन कहते हैं। ये क्या है? वैक्सीन होती है।
और इस प्रकार प्रतिरक्षा प्राप्त करने को, इस प्रकार से जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है उसे ही टीका लगाना या टीकाकरण कहा जाता है। तो टीकाकरण पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगली इंपॉर्टेंट टिप्पणी है एड्स। एड्स पर तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड और अलग अलग भी मैंने बताया हुआ है। ये HIV वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। और HIV वायरस कौन सा? रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस है HIV। और इसमें होता क्या है? तो प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है, प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त करता है। जो HIV वायरस है ये शरीर की या बॉडी की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त करता है। और कौन सी कोशिकाओं को नष्ट करता है? तो T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ये नष्ट करता है, खत्म करता है, जिससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इस पर फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय क्या है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें होता क्या है? जो गुणसूत्र होते हैं, जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो कोशिका विभाजन में जो गुणसूत्र होते हैं या गुणसूत्र के जो क्रोमैटिड होते हैं, क्रोमैटिड की अदला बदली हो जाती है, एक गुणसूत्र का दूसरे में और दूसरे का दूसरे में जुड़ जाता है, तो इसे ही जीन विनिमय कहा जाता है। चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है आनुवांशिक कूट क्या है? आनुवांशिक कूट, तो आपको बता दें इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिखना, बहुत ही सरल परिभाषा बता देते हैं, कहीं भी आपको मिलेगी नहीं। डीएनए अणुओं में स्थित, डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह अनुक्रम, क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण, संश्लेषण माने बनना, संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, संदेश निहित रहता है, उसे ही आनुवांशिक कोड कहा जाता है। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए, जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए संदेश निहित रहता है या प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, उसे ही आनुवांशिक कोड कहा जाता है। फिर अगला है पैलिंड्रोम क्या होते हैं? पैलिंड्रोम किसे कहा जाता है? तो अक्षरों का ऐसा समूह जो आगे और पीछे से पढ़ने पर एक समान आता है। नयन जैसे ना या न, इधर से पढ़ो तो ना या न, जैसे मलयालम, 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 इधर से भी पढ़ेंगे तो भी मलयालम, तो उसे ही पैलिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन अगर डीएनए की बात की जाएगी तो डीएनए में पैलिंड्रोम क्या होगा? तो लिखेंगे डीएनए में पैलिंड्रोम, डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारों के उस अनुक्रम को कहते हैं, उस अनुक्रम को कहते हैं जो, जिसमें लिखिए जो लिख दे, जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में समान पढ़े जाते हैं। यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मान लीजिए है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो कहा गया है कि जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, तो कहा गया है जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में समान पढ़े जाते हैं, यानी इधर से पढ़ने में भी समान हो और इधर से पढ़ने में भी समान हो, तो उसे ही पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? तो आपको बता दें, लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 लघु बीजाणु बनते हैं। जैसे एक ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इस अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक लघु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। ये देखिए 4, ये ऐसे भी बन सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकते हैं, या फिर ये एक इधर 2 इधर, इस तरह से भी बन सकते हैं। तो कई तरह से, मतलब ये हुआ कि ये चतुष्क के रूप में अलग अलग प्रकार से जुड़े रहते हैं और फिर जब मेच्योर होते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो लघु बीजाणु जनन पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है चिपको आंदोलन। तो देखिए जो चिपको आंदोलन है
ये सन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में शासकीय ठेकेदार आए थे जो पेड़ों को काट रहे थे। शासकीय ठेकेदार आए और पेड़ों को काटने लगे तो चमोली जिले में एक रेनी गांव है, वहां की महिलाएं पेड़ के चारों ओर जाकर के चिपक गईं, महिलाएं और बच्चे। तभी से ये चिपको आंदोलन शुरू हो गया। इस तरह से उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाया, पेड़ों की रक्षा की। तो इसके बारे में देखने के लिए पूरा वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है मरुद्भिद में अनुकूलन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जरूर आएगा, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आना ही आना, चाहे लॉन्ग में आ जाए, चाहे शॉर्ट में आ जाए, चाहे टिप्पणी में आ जाए, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टिप्पणी पर आते हैं। फिर देखिए अगली टिप्पणी है उल्ब वेधन क्या है या एमनियोसेंटेसिस क्या होती है। तो आपको बता दें, जन्म से पूर्व के रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस या उल्ब वेधन कहते हैं। जन्म से पूर्व मतलब जब मां के पेट में बच्चा है तब उसमें कोई रोग अगर जेनेटिक है तो उसी का रोग निदान अगर हो जाए तो उसे ही एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। यानी इस विधि में होता क्या है, वास्तव में गर्भस्थ शिशु में पाए जाने वाले कुछ जेनेटिक विकारों का पता लगाया जाता है। तो इसमें ये जो द्रव होता है, एमनियोटिक गुहा जो होती है, इसमें द्रव भरा रहता है और इसी के बीच में ये शिशु तैरता रहता है। तो इस एमनियोटिक द्रव को सुई से इंजेक्शन सुई से निकाल लिया जाता है और निकाल करके उसकी जांच की जाती है और जांच करके पता लगाया जाता है कि इसको कौन सी जेनेटिक बीमारी है और इसी से लिंग की भी जांच हो जाती है। इसीलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है, इसको करने से रोका गया है कि भ्रूण की लिंग जांच करना कानूनन अपराध होता है। तो इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन क्या होता है? देखिए, एक उचित और आदर्श संख्या में संतानों का जन्म परिवार नियोजन कहलाता है। उचित संख्या हो और आदर्श संख्या हो, उचित और आदर्श संख्या में संतान जन्म हो तो उसे ही क्या कहा जाता है? परिवार नियोजन कहा जाता है। यानी सीमित परिवार ही परिवार नियोजन है, या आप कह सकते हो कि जन्म नियंत्रण को ही परिवार नियोजन कहा जाता है। तो फुल वीडियो अपलोडेड है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। फिर अगली टिप्पणी है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो देखिए, जो सह प्रभाविता है इसको उदाहरण से आपको बता दें, इसमें एक लाल सांड लिया गया था और एक सफेद गाय ली गई थी। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया था तो यहाँ पर चितकबरी संतान पैदा हुई थी। चितकबरी संतान, यानी इसके बाल लाल भी थे और सफेद भी थे। जबकि जो अपूर्ण प्रभाविता है इसमें लाल फूल लिया गया था और सफेद फूल लिया गया था। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया था तो गुलाबी फूल पैदा हुआ था। मतलब ना तो लाल आया ना तो सफेद आया, दोनों का मिक्सर भी नहीं आया, यहाँ पर गुलाबी फूल पैदा हुआ। तो ये अपूर्ण प्रभाविता हो गई। इन दोनों पर मेरे चैनल में अलग अलग वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है बायोरिएक्टर क्या होता है। एक सिलेंडर जैसा होता है, जैसे सिलेंडर होता है बिल्कुल उसी जैसे सिलेंडर जैसे होता है। और बता दें आपको कि इसमें सूक्ष्म जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पौधे हैं, जंतु हैं। तो सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं, आप कह सकते हो, मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है। कल्चर करने का मतलब ये हुआ कि उनको संवर्धन किया जाता है और संवर्धन करने के बाद उनसे विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, विशिष्ट उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो बायोरिएक्टर पे मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है पीसीआर क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। और जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो डीएनए खंड अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग किए गए डीएनए खंडों की पीसीआर विधि से कम समय में फोटोकॉपी की जाती है। फोटोकॉपी कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जब डीएनए बचते हैं, अगर कम डीएनए बचे हुए हैं तो उसका पीसीआर किया जाता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, बिल्कुल वही पीसीआर का काम होता है। ये मॉलिक्यूल की फोटोकॉपी करता है, यानी डीएनए की फोटोकॉपी करता है, या वैसे ही प्रतिलिपि तैयार करता है। और अगर पीसीआर की खोज की बात की जाए तो कैरी मुलिस ने की थी, कैरी मुलिस ने पीसीआर की खोज की थी। इस पर फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में टिप्पणी अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं।
फिर अगली टिप्पणी है सहोपकारिता क्या है। तो देखिए, दो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दोनों को समान रूप से लाभ होता है। किन्हीं दो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दोनों को समान रूप से लाभ होता है, चाहे वो कॉलोनी बनाने में हो, चाहे भोजन बनाने में हो, चाहे घर बनाने में हो, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन है और साइकस की प्रबलाभीय जड़ें होती हैं। फिर अगर सहभोज्यता की बात की जाएगी तो इसमें दो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, एक जीव को लाभ, लेकिन दूसरे को हानि नहीं होती। लाभ भी नहीं होता है और हानि भी नहीं होती, ना तो दूसरे को लाभ होगा ना तो हानि होगी। अब परजीविता क्या है। तो दो जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को लाभ मिला लेकिन इसकी हानि हो जाती है। जैसे ये परजीवी है तो इसका तो लाभ हुआ, परजीवी का लाभ हो जाता है लेकिन पोषक की हानि होती है परजीविता में। फिर अगला है रेड डाटा बुक क्या है। जो IUCN है इसने विलुप्तता की कगार पर खड़े पौधों व जंतुओं की लिस्ट तैयार की है, जिसे रेड लिस्ट कहते हैं, रेड लिस्ट या फिर रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिटेल से समझ सकते हैं। फिर अगला है बायोपायरेसी क्या है। तो जैसे ये दो देश हैं, तो इस देश के द्वारा इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन थे, इन प्राकृतिक संसाधनों की ये देश चोरी कर ले, बिना इसको बताए, बिना जानकारी दिए, इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का बिना इसकी जानकारी दिए, बिना इसको जानकारी दिए, बिना इसकी आज्ञा के उपयोग में लाए, तो उसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। फुल वीडियो अपलोडेड है चैनल में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है बीटी फसलें क्या होती हैं। देखिए, बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है, बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है, और ये जीवाणु मृदा में पाया जाता है या मिट्टी में पाया जाता है, और इसमें एक जैव विष का निर्माण होता है, जैव प्रोटीन का निर्माण होता है जो विष होता है, और ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। तो इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर ओजोन परत है, ये तो भी हटा हुआ है फिलहाल, ये समतापमंडल में पाई जाती है, समतापमंडल में पाई जाती है, और जो सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। फिर अगला है बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता, तो देखिए इसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। मतलब बीज में एक से अधिक जब भ्रूण बन जाएं, भ्रूण उत्पन्न हो जाएं, तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। मतलब बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट की ये विशेषता होती है। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में इसको खोजा था, बहुभ्रूणता को संतरे में खोजा था। फिर है इंटरफेरान क्या होता है। तो देखिए, जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, जैसे यहां पर वायरस ने संक्रमित किया तो इनके चारों ओर एक एंटीवायरल प्रोटीन बनने लगती है। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं अपने चारों ओर एक एंटीवायरल प्रोटीन का स्रावण करती हैं, एंटीवायरल प्रोटीन का स्रावण करती हैं। इसी प्रोटीन को इंटरफेरान कहा जाता है। इसी प्रोटीन को क्या कहते हैं, इंटरफेरान कहा जाता है। और ये जो इंटरफेरान होता है, ये स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से बचाता है, वायरल संक्रमण से बचाता है। जो स्वस्थ पोषक कोशिकाएं होती हैं उनको वायरल संक्रमण नहीं होने देता है। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम। तो 21वीं जोड़ी में 47 गुणसूत्र, यानी 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी या त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। और इस विकार में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसकी खोज लैंगडन डाउन वैज्ञानिक ने की थी। और आपको बता दें, इसमें चेहरा मंगोलों जैसे हो जाता है, इसीलिए इसको मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है या मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। इस पर फुल वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है बहुजीनी वंशागति क्या है। तो जब एक लक्षण को कई जीन मिलकर
निर्धारित करते हैं। जब एक लक्षण को कई जीन मिलकर निर्धारित करते हैं तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। और इसकी खोज निकलसंस एहले ने की थी। निकलसंस एहले ने इसकी खोज की थी। जैसे मानव में त्वचा का रंग होता है तो इसको कई जीन मिलकर के निर्धारित करते हैं।